चलो, तो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सब लोग के पास नोट्स में शायद इतना डिटेल में नहीं दिया होगा, तो आप लोग लिख लें इसको। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, देखते हैं ये चीज क्या है। पहली बार अगर नाम सुन रहे हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर मान लेते हैं अपने पास कि अभी तक हमने देखा कि एक वेक्टर है कोई a इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये कहा गया कि जो आपका आई जे और के वाले पार्ट्स है, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद क्या है कि ये आपको एक डायरेक्शन का हिंट देते हैं। वेक्टर में एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होते हैं, ये आपको एक डायरेक्शन का हिंट देते हैं। तो इसीलिए सोचा गया कि इनको कुछ कह सकते हैं क्या, नाम दे सकते हैं क्या? तो हमने नाम दिया एक्स वाई और जेड को नया नाम दिया हमने डायरेक्शन रेशियो। किसी भी वेक्टर में जो उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज। सबको क्लियर है? सिंपल। अगर मैं बोलूं कि कोई अगर वेक्टर है, वेक्टर अगर मान लेते हैं पी वेक्टर, मान लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर इस वेक्टर में कोई आपसे पूछता है कि बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो आप सिंपल सिंपल क्या बोलोगे? अच्छा, एक्स वाला कितना है 2, वाई वाला कंपोनेंट कितना है -3, जेड वाला कंपोनेंट कितना है 4। ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। किसी को समझने में दिक्कत है क्या? डायरेक्शन रेशियो सबको क्लियर है? लिखते चलो। ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, अभी पढ़ाएंगे। सो डायरेक्शन रेशियो सबको क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो रेशियो के फॉर्म में नहीं रहते हैं क्या? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, रेशियो के फॉर्म में हम कॉमा में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, वी विल रिप्रेजेंट इन कॉमा। इफ अंडरस्टूड, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहला पार्ट था अपना डायरेक्शन रेशियो। सिंपल एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टर्म होगा डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है और ये डायरेक्शन कोसाइंस नाम क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं अपन का एक कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कहा गया इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर सबको निकालने आता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप। यूनिट वेक्टर कहते हैं किसी वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो अपन देखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। तो हम इस यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर जो हो गया, ये कुल दिख रहा है कुछ x अपॉन आप बोलोगे इसमें रॉकेट साइंस क्या है, तो हम भी लिख लेते हैं, सही बात है। प्लस z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सही है। ये आपका जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना यूनिट वेक्टर है। तो ये अपना यूनिट वेक्टर है, तो हमने क्या नाम दिया? इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने नाम दिया डायरेक्शन कोसाइंस। यानी यूनिट वेक्टर के अंदर अगर
यूनिट वेक्टर के अंदर कोई अगर कंपोनेंट होता है उसको हमने नाम दिया डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, देखते हैं। अगर लिख लो इसको, इतना पहले लिख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। ठीक है, यूनिट वे, ठीक है, देखो सिंपली डिफाइन किया गया है। आप ये नहीं पूछ सकते कि हमने यूनिट वेक्टर ही क्यों लिया। यूनिट वेक्टर के अंदर जो एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट हैं इनको हमने नाम दिया डायरेक्शन कोसाइंस। तुरंत समझ में आ जाएगा ये कोसाइंस वर्ड क्यों यूज किया गया। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर का तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो हमने क्या नाम दिया डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मेरे से कोई पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा इसका, डायरेक्शन कोसाइंस, तो मैं सिंपल बोलूंगा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको लग रहा होगा ये बहुत फालतू फालतू सी चीज लग रही है, ये इसका यूज क्या होगा? इसका बहुत यूज है। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज आता है। इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप बना सकते, आसान बड़े बड़े क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, तो खैर ये लिख लो डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें देखते हैं कितने लोगों से बनता है, कितने लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग बनाएं इसको, सब लोग सॉल्व करें और इसका चैट। क्या हो गया? चलो, सर मैसेज नहीं जा पा रहा है। क्या नहीं जा पा रहा है? चैट नहीं जा पा रहा है? यस सर। ओके, आई थिंक चैट तो जा रहा है होस्ट ओनली। हाँ, चैट सब पे है, डोंट वरी। चैट तो अभी तक हो रहा था, आ रहा है चैट। आदर्श, मैंने चैट देखा, लिख रहा है अवंती क्लासेस इज नॉट इन मीटिंग। सर वो फिर से जाके ना क्लिक करना पड़ेगा पार्टिसिपेंट में। ओके, just give me I'm getting so just give me 1 second, मैं देख रहा हूँ। चलो अब यू कैन, आई थिंक ट्राई। ठीक है, हो रहा है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों ने कहा है कि हो रहा है। तो ये क्वेश्चन देखकर मैंने सिंपल सैंपल क्वेश्चन दिया था कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। मुझे लगता है आंख बंद करके सारे लोग बता दोगे 3 4 5, 3 4 एंड 5। बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की। जब कोसाइंस की बात करते हैं तो अपने को यहां पे ना यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अपने को वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता। क्लियर है? वेक्टर कितना है अपने को पता है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया नीचे में? मुझे लगता है कि रूट 50 आ रहा होगा, नीचे में 5 रूट 2 आ रहा होगा। ठीक है, 5 रूट 2। तो कैसा आ रहा है क्या?
3/5 √2 I cap प्लस 4/5 √2 J cap प्लस 5/5 √2 K cap। फाइनली जो अपना आंसर है वो क्या होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आया 3/5 √2 कॉमा 4/5 √2 कॉमा 1/√2। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस है। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है ये पॉइंट? मुझे लगता तो है इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन तो ये भी है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को बताना। पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या है और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसको अभी हम लोग डील करेंगे। हम लोग देखते हैं, ठीक है? देखते हैं, एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं, एंगल। छोटा सा हेडिंग डालते हैं, जो मैं बोलो आप लिख लें, एंगल। ये भी नोट्स में उतना अच्छे डिटेल में नहीं है। एंगल मेड बाय वेक्टर्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी चीज और बहुत सिंप्लीफाई कर देगा आपको। देखते हैं। अब अपने पास पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स वाई और जेड। कोई वेक्टर कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, कितना एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और कितना एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं अपन कि कोई वेक्टर दिया हुआ था ए, और आपने कहा था कुछ एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है। अभी तक हमने तुरंत अभी यूनिट वेक्टर निकाला था थोड़ी देर पहले। यूनिट वेक्टर क्या था, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये अपने पास पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर है। हमने इसको नाम दिया था डायरेक्शन कोसाइंस। वेल सेड, नाम दिया हमने डायरेक्शन कोसाइंस। पर क्यों नाम दिया हमने इसको डायरेक्शन कोसाइंस? इसीलिए नाम दिया था हमने क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है ये इक्वल होता है आपका कॉस अल्फा के, ये इक्वल होता है कॉस बीटा के, और ये होता है कॉस गामा के। अब आप पूछोगे अचानक कि अल्फा बीटा गामा क्या आ गया? मैं अल्फा बीटा गामा आज से याद रखना क्या होता है। अल्फा अल्फा होता है एंगल मेड बाय अ वेक्टर, एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद एक्स एक्सिस। मैं प्रूफ करूंगा अभी डायग्राम बना के। अभी बीटा इक्वल्स टू एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद वाई एक्सिस, गामा एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद जेड एक्सिस। क्लियर है? तीन एंगल्स होते हैं, एक होता है कॉस अल्फा, दूसरा होता है कॉस बीटा और तीसरा होता है कॉस गामा। अल्फा बीटा और गामा तीन एंगल्स है। कॉस अल्फा की वैल्यू ये है, कॉस बीटा की वैल्यू ये है और कॉस गामा की वैल्यू ये है। मैं इसको अभी प्रूव करूंगा, नहीं आदर्श इसको थोड़ा लिख लो, इसको ये नोट्स में इतना डिटेल में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, इसलिए जो भी चीज आपको क्लास में लिख लेने की जरूरत है वो आप लिख लो, ठीक है? सो आज के बाद अपन याद रखेंगे कि अगर अपने को कभी भी एक वेक्टर का किसी एक्सिस के साथ एंगल निकालना होगा तो सिंपल दिमाग चलना चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर जैसे ही निकालेंगे हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर के बाद उसका कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है? ये अगर निकल गया, फॉर एग्जाम्पल मैं अब लिख सकता हूं यहां पे कॉस अल्फा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा इक्वल्स टू, और ये मैं सब अभी मैं डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूंगा, और कॉस गामा ठीक है?
कॉस ही क्यू में तुरंत आएगा, अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुरंत अभी आएगा कॉस ही क्यू। इस पॉइंट का अभी मैं जवाब दूंगा अभी आपको। ठीक है, इतना लिख चुके हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक फिगर बनाने वाला हूं और इसे समझाता हूं कि कैसे, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ये क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा वो होगा अपना अल्फा, ठीक है। जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा ये होगा कुछ बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा ये होगा कुछ गामा। क्लियर है फिगर में? एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस वाला एंगल बीटा और जेड के साथ वाला गामा। क्लियर है? ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अल्फा बीटा गामा हो गया। अब अल्फा है, कॉस अल्फा क्या क्यों लिया था, सबको एक सवाल आया था आपका, गौर से देखो। चलो मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, मान लो एक वेक्टर था अपना, ए वेक्टर था कुछ, मान लेते हैं एक्स वाई और जेड होगा, और ये ए वेक्टर को आप क्या कहते होगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि क्या ये लेंथ एक्स नहीं होगा? क्या ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, एक्स, और ये पूरे वेक्टर का लेंथ कितना होगा, वेक्टर का लेंथ कितना होगा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। मैं थोड़ा ना और साफ बताता हूं ताकि आप पूरी तरह विजुअलाइज कर सको इसको। मैं थोड़ा सा बड़े तौर पे बनाता हूं, आप इसको समझ लो कि कॉस अल्फा ही क्यों लिया। ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अपन ने जोड़ दिया कुछ ये। ठीक है, ये आपका ओ ए वेक्टर था। ओ ए वेक्टर कोई भी लिख देगा, क्या होगा, कोई भी वेक्टर लिखेगा ओ ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चलो कोई बात नहीं। अब मैं कहूंगा कि अगर आपको निकालना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, तब क्या कहोगे, अल्फा। आप कहोगे क्या, अल्फा। कोई आपको कहेगा कि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या बोलोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं, इसको एम पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, एक्स। आपको ही पता है कि एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ है एक्स, वाई एक्सिस पे कितना लेंथ है वाई, जेड एक्सिस पे कितना लेंथ है जेड। तो क्या मैं अब इस ट्रायंगल को देख के कह सकता हूं क्या कि कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बोलो। क्लियर है क्या आदर्श? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कैसे हो रहा है, क्या वो अब समझ पा रहा है कि क्यों लिया था कॉस अल्फा, ये क्यों लिया था? अब अगर कोई आपको वाई एक्सिस के उसी तरह पूछेगा तो आप क्या कहोगे, कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस सर, क्लियर। क्लियर है? तो मुझे लगता है, जस्ट सेकंड, ठीक है, सबको क्लियर है? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने को क्लियर है, अब जेड एक्सिस भी वैसे ही होगा। तो मेरा क्या पॉइंट है, अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से, और यहीं से कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपने पास अभी आएंगे। अभी तक हमने सीखा, कोई सिंपल मैं आपको आज वेक्टर दे दूं आपको, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस वेक्टर से आप क्या क्या निकाल सकते हो, पहला चीज डायरेक्शन रेशियोज, वो निकालोगे कितना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगला यूनिट वेक्टर निकाल लो, कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोसाइन, कोई आपसे पूछे कि बताओ ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा, तो आप क्या कहोगे? कॉस अल्फा इक्वल्स टू, आप बोलोगे कॉस बीटा इक्वल्स टू, और आप कहोगे कॉस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खत्म है मामला, यहाँ पे आपका मामला खत्म है। क्या मैं सिंपल एक लाइन कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है? फिगर देख के, सारे लाइंस को देख के बताओ एक बार, क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है क्या? यस सर। सब लोग चैट में डाल सकते हो, जरूरत नहीं है ज्यादा बोलने की। I think most of you are clear है ये। Just a second. ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होगी तो फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। चलो जल्दी से क्विकली। हाँ भाई, सेक ले लो, टैन ले लो, जो लेना है लो, कॉस तो पहले लेना पड़ेगा। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। चैट में डाल सकते हो आंसर। दोनों का सही आंसर है। कुछ भी ले सकते हैं आदर्श, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक लो, सॉल्व होना चाहिए अब। सर कहने का मतलब है जहाँ कॉस अल्फा बीटा गामा आप बोल रहे हैं वहां पे सेक ले सकते हैं? ले सकते हैं, पर क्या फायदा है उससे? कुछ खास और फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक। चलो ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये अगर हो गया है तो अपन क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब इंटरेस्ट आएगा टॉपिक में कि जितना अभी तक पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी तक बोर्ड पे मैंने दिया था, अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया सबका सही है, सबका सही है, सबने आंसर अभी तक जो दिया है वो सही है। जल्दी से 1 मिनट और टाइम दो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सलोनी, अस्मी, आदर्श, सलोनी, अस्मी, अंजन, बिल्कुल सही आंसर है आपका। राशि, वैष्णवी, बिल्कुल सही है। 5 आंसर है सिर्फ। आई वांट मोर, कुछ और आंसर चाहिए अपने को। पूजा, बिल्कुल सही है। स्टिल सम मोर आंसर्स। शिवम, बिल्कुल सही है। सो अपने को ना पता क्या था? अपने को पता था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू होती है 1। अपने को कोई किसी ने कह दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बताओ। ये देखने में क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है क्योंकि अभी आप सबने आंसर बता दिया, पर जब क्वेश्चन जेई में आया था तो ये इतना इजी नहीं था। कारण ये था कि आपको ये उस वक्त ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये आपने बनाया है। खैर, लेट इट बी।
इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। सर cos स्क्वायर ना होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा, जस्ट सेकंड, वैष्णवी क्या बोला आपने? हाँ सर ये साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा नहीं सही लिखा है ऐसे ना, नहीं लिख- मैं वैष्णवी मैं बता रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, यस सर। लिख दिया, इसको भी लिख सकते हैं ना, और इसको भी लिख सकते हैं, हमने रिप्लेस कर दिया। यस सर। इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया, ये तीनों पार्ट उधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या सब लोग? इफ अग्री विद दिस हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व्ड, सबके आंसर सही थे, तो अग्री नहीं होने की बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए होंगे सबके, मुझे लगता है आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हम्म, मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। गुड, अभी तक मेरे पास काफी आंसर आ चुके हैं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को लगता है एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि सबने तो आंसर दे ही दिया, तो फिर एक्सप्लेनेशन किसको करूंगा। सिंपल पूछ रहा है आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस जब पूछ रहा है तो आपने कुछ नहीं किया होगा, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकाला होगा, मैग्नीट्यूड इसका √45 आ रहा है, दिमाग वैसे भी नहीं लगाना है क्योंकि कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता इसमें, √45 ही है, सॉल्व कर लेना है बस। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। गिव, एक वेक्टर दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस इज, मुझे इसका आंसर चाहिए। आप बेसिक लॉजिक को मत भूलना, बस क्वेश्चन बन जाएगा। अंजनी सेइंग डी, चलो वेटिंग वेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करें आप अगर बेस कोशिश करें ना कि ज्यादा लॉजिक, ज्यादा कुछ ना करें, बेसिक लॉजिक पे जाए आप, हो सकता है थोड़ा लेंदी कर ले पर क्वेश्चन तो इजीली बनेगा। ईशांत ही सेइंग राशि, मोस्ट ऑफ 3 आंसर मेरे पास बी आए हैं, राशि, महिमा और ईशांत करण के। राशि, महिमा, ईशांत करण, बी आंसर।
अब स्टिल वेटिंग बाकियों के लिए भी। नहीं हो रहा सर आदर्श, कोई बात नहीं। आदर्श मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर नहीं हो रहा क्योंकि शायद आप शॉर्टकट की यूज का कोशिश कर रहे हो, क्यों ना इस वेक्टर को बेसिक मेथड से जाते हैं, क्यों ना वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, क्यों नहीं वेक्टर का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालते हैं। हो सकता है कि हमसे बहुत सिंप्लीफाई तुरंत अचानक में ट्रिक्स और शॉर्टकट्स ना लग पाए जो बाकी लोग लगा पा रहे हो, लेकिन नॉर्मल मेथड से तो बनाना सीखे पहले। मैं स्टिल कह रहा हूं कि सब लोग एक वेक्टर आपको दे दिया, अगर एंगल वेंगल पूछ रहा है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका यूनिट वेक्टर बनाएं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को कैलकुलेट करें, फिर बात होगी आगे। अभिषेक कह रहे हैं बी। अभिषेक वेट करते हैं थोड़ा सा, मे भी आपका सही हो। एक बात ये भी आ सकती है कि आपका आंसर भले ही शायद नहीं आ रहा हो, आंसर बाद में देखेंगे, पहले अप्रोच तो लगे। अर्चिता सिंह बी, गुड। लेट्स सी, देखते हैं। एक वेक्टर है, देखो जो सॉल्व कर रहे हो वो करो, मैं तो बड़े बड़े बेसिक तरीके से जाने वाला हूं। एक वेक्टर है, अगर कभी एंगल निकालना है तो अपने को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा चाहिए, वो तो यूनिट वेक्टर से ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड तो अपने को निकाल लेना चाहिए, अलग से ही निकालना चाहिए। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √13। चलो कैप निकाल लेते हैं, ए कैप 2/√13 आई कैप प्लस 3/√13 जे कैप प्लस 0 के कैप। सही है, बोलने दो। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा है 2/√13, सिंपल। कॉस बीटा कितना है, 3/√13। अपने को चाहिए बीटा, अपने को अल्फा से कोई मतलब है ही नहीं, अपने को चाहिए बीटा चाहिए। बीटा कितना है, 3/√13। कोई दिक्कत नहीं है, 3/√13 है। लेकिन अपने को कॉस के टर्म्स में देखो, अपने को सिंपल सी बात है कि अपने को आंसर आ चुका है, कॉस थीटा जो भी अपने को एंगल चाहिए इक्वल्स टू 3/√13। पर क्या कोई आंसर कॉस के टर्म्स में है उस तरह का, ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में अगर अपन चेक करें, ऑप्शन में अगर चेक करें कोई ऑप्शन मिलता है क्या उस तरह का, नहीं मिल रहा है। मतलब कि अपन का आंसर कॉस में नहीं आ रहा है, क्यों ना टैन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कॉस थीटा को इसको टैन थीटा में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आप खुद बताओ मुझे। ठीक है, कॉस थीटा को अगर तो आप टैन थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये कॉस थीटा में इसको क्या मानोगे, बेस, और इसको क्या मानोगे, हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। बी कितना है, 3। और परपेंडिकुलर कितना होगा, इस इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। सब लोग, मुझे लगता है कि सब लोग ये काम कर सकते हो। कॉस थीटा से आप टैन थीटा तो बना ही सकते हो, कितने लोगों को इसमें दिक्कत है। tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 2/3, बेसिक मैथमेटिक्स है। कितने लोगों को इसमें दिक्कत आई, नहीं आया तो आई थिंक क्वेश्चन में आपके पास कुछ बचा नहीं है। थीटा आ चुका है tan इनवर्स 2/3। क्लियर क्या सबको, क्लियर है ये आंसर। करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, बी आ रहा है। आंसर आ रहा है कुछ बी, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है। मेरा पॉइंट है कि सबको, किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। सारे सो गए, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो वैसे भी बी आ गया, समझ में आ गया मतलब। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये देखते हैं। चलो ये देखते हैं कितने लोगों से बनता है, एक सेकेंड। चलो ये, इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एंटर करेंगे।
लॉजिक लगाओ। आई थिंक एक आंसर आया मेरे पास अस्मी का। अस्मी बिल्कुल सही है। आई थिंक जिसके भी आंसर आए हैं ये सब सही आ रहे हैं, अभी तक किसी ने गलत नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। अभी तक सबने आंसर सही दिया है। स्टिल मैं बोर्ड पे जाता हूं और ट्राई करता हूं, आपको हेल्प कर देता हूं आपको। ठीक है, देखते हैं। सो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर, वाई एक्सिस के साथ कोई वेक्टर और जेड एक्सिस, तीनों के साथ एंगल जो बना रहा है वो सेम बना रहा है। इससे अपने दिमाग में क्या आता है? अच्छा, अल्फा बीटा और गामा सेम है। अल्फा बीटा और गामा अगर सेम है तो अपन क्या कह सकते हैं? कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा। और यहीं से एक पॉइंट आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 और कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। पहला पॉइंट तो आ गया। कॉस अल्फा अगर किसी के पास आ रहा है, कॉस बीटा अगर आ चुका है, किसी के पास कॉस गामा आ चुका है, तो वो सीधा सीधा यूनिट वेक्टर बना सकता है। और यूनिट वेक्टर कोई भी आप क्या लिख सकते हो? कॉस अल्फा आई कैप 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो चलो ये यूनिट वेक्टर है अपना। लेकिन वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो एक वेक्टर इक्वल्स टू होता है यूनिट वेक्टर इनटू उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल, मैग्नीट्यूड ए है मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? जनरली मैग्नीट्यूड जो होता है वो कैपिटल से शो करते हैं। कैपिटल ए तो कितना हो जाएगा? ए इंटू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। खत्म हो गया, a/√3। समझ में आ गया सबको? सबको आया समझ में ये बात? फाइनल स्टेटमेंट आ गया। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और इसके कुछ सब, उसके पहले एक सब टॉपिक भी पढ़ेंगे समझने के लिए। क्या आगे बढ़े? भाव्या नहीं आया समझ में? भाव्या देखते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा बीटा गामा सेम है, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तीनों सेम ही है तो 3 टाइम्स कर दिया। cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√3। अगर आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर होता है cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। तो आप आराम से लिख सकते हो 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ये तो क्लियर है। लेकिन अगर वेक्टर बनाना हो तो वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए बी द मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a/√3 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 तीनों में हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे वेक्टर को सम करने के पहले दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग है अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको कई जगह कई बार जेई नीट या अदर एग्जाम से परेशान करता है आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें बहुत सिले सिले मिस्टेक हम करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को देखने के पहले, उसके मेथड्स को देखने के पहले सबसे पहले याद रखना कि अगर आप एक किसी वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप वेक्टर को अपने जरूरत के हिसाब से अगर इसी डायरेक्शन में कीप रखते हुए यहां से अगर इसको इधर उधर मूव करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मान लो कि ये एक एरो है। अब इस एरो को आप इसके बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए अगर बोर्ड पे कहीं भी मूव करोगे तो इसका वेक्टर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना ही आपने डायरेक्शन चेंज किया। ये लॉजिक हमेशा याद रखना कभी भी। सिंपल सी बात कह रहा हूं, इस वेक्टर को उठा करके मैं अगर यहां रख दूं तो ना हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना हमने डायरेक्शन चेंज किया है। क्लियर है? तो पैरेलली इसको हम आराम से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं और इससे वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये दिमाग में रखना है आपने को, पैरेलली शिफ्ट करना है आपने को। खैर, इसके बाद करते हैं, अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो इसका सबसे पहला मेथड जो होता है वो आता है हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, ये क्या है हेड टेल मेथड? ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, ए वेक्टर है कुछ, और मान लेते हैं कोई वेक्टर है बी, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अपने को ना इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। अगर ए और बी वेक्टर के बीच अपने को एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो पहला तरीका होता है कि हेड टेल, मतलब एक के हेड के पास दूसरे का टेल रखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हेड टेल मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके यहां लेके आते हैं और कैसे लाके रख देते हैं इसको कुछ। तो अगर कोई दो वेक्टर्स, अगर एक का हेड और दूसरे का टेल अलाइंड हो, इस मेथड को कहते हैं हेड टेल मेथड। और इस केस में दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। याद रखिएगा, जब हेड और टेल अगर हम देख रहे होते हैं तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, ना ही इंटीरियर एंगल। कॉमन सी बात सबको नजर आती है। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, सीधा सीधा ये वाला एंगल होगा, कभी नहीं। अगर दो वेक्टर का आपके पास रखे गए हैं और एक का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल कंसीडर करेंगे वो एक्सटीरियर वाला एंगल कंसीडर करेंगे। क्लियर सबको? क्या एक्सटीरियर एंगल इज कंसीडर्ड टू बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है सबको? तो एक्सटीरियर एंगल हमने लिया और ये अपना क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो ले लिया, ये अपना पहला हो गया। अब देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताना कि क्या होगा। हेड टेल मेथड, सर उससे वैल्यू फाइंड हो जाएगा? बिल्कुल, वैल्यू आपको हिंट देंगे पहले हम। एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन नाम सुने होंगे, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। ये मान लेते हैं अपना ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। रेगुलर हेक्सागोन है इतना। अब मुझे अब ये नहीं पूछना कि अंदर में कितना एंगल होता है, बताएंगे। अमरजीत ने कहा है 60 डिग्री, देखते हैं कितने लोग एग्री करते हैं। रेगुलर हेक्सागोन है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ए और वेक्टर बी के बीच आपको एंगल कंसीडर लेना है, तब कौन सा एंगल उनके बीच कंसीडर करोगे? शिवानी सिंह 120 डिग्री, ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं 120 और 60। वैष्णवी 60, आकाश 120 डिग्री। गुड, देखते हैं। अमरजीत मोस्टली, शीतल 120 डिग्री, शिवम 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 या शिवम, हाँ शिवम ठीक है, सबने आंसर किया है, कोई बात नहीं। 120 डिग्री, काफी लोग आंसर 120 डिग्री है।
ठीक है, तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन रेगुलर हेक्सागन के बीच का एंगल सब लोग जानते हैं कितना होता है, 120 डिग्री। सारे एंगल कितने हैं? 120 डिग्री के हैं, 120 डिग्री के हैं। चलो सब लोग क्लियर हैं, 120 डिग्री सबके बीच का एंगल है। ठीक है, अब बात है कि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला आप गौर से देखते हैं, क्या ए का हेड बी के टेल के साथ है? क्या ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल के साथ है? तो ये हेड टेल मेथड है। और जब हेड टेल लेते हैं तो हम कौन सा एंगल लेते हैं? एक्सटीरियर एंगल लेते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? जब हेड टेल लेते हैं हम लोग तो कौन सा लेते हैं हम लोग? एक्सटीरियर एंगल। इस केस में अपन कह सकते हैं कि इस केस में दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कितने लोगों को क्लियर है? सब लोग आई थिंक आंसर दोबारा सबने रिव्यू किया है अपना। क्या सब लोग को समझ में आया कि इस केस में ए और बी? अब यही एग्जांपल क्यों लिया ये भी समझो। ये एग्जांपल फंसा चुका है पहले आपको, ये जेई में फंसा चुका है ये। कई लोगों ने इसमें 120 डिग्री लेकर के आंसर उसमें मैच कर गया, उनका ऑप्शन में आंसर आ गया और गलत हुआ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे एंगल 120 नहीं है बल्कि कितना है? 60 है। भाभा सिंह, इंटीरियर एंगल 120 कैसे आया? याद रखिएगा, इन साइड का कोई क्लोज फिगर है तो टोटल एंगल का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। याद रखिएगा, अगर एन साइड का एक क्लोज्ड फिगर है तो फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। ये टोटल एंगल इन साइड होता है। 6 साइड है तो कितना होगा? 6 2 12-4 कितना? 8 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। एक एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 120 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो पहला मेथड सबको क्लियर है। पहला मेथड था हेड टेल मेथड। अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ आता है उस केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो लेते हैं वो एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। खैर, सेकंड मेथड पे आते हैं। अगला मेथड है टेल टेल मेथड। अगला मेथड है टेल टेल मेथड। फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसे था और रैंडमली प्लेस्ड कोई और वेक्टर था कुछ ऐसा। अपने को कोई बोलता है अगर कि बताओ इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो अपन एक तरीका और भी है कि इसको उठा करके यहां पे रख दें अगर। ठीक है, कैसे? ऐसा मान लो उठा करके इसको यहां रख दिया। अब इस केस में इसका टेल और इसका टेल एक साथ है। इस तरह के मेथड को कहते हैं हम लोग टेल टेल मेथड। जब आप टेल टेल मेथड की बात करते हो तो उस केस में जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है वो क्या लेते हैं हम लोग? इंटीरियर एंगल लेते हैं। याद रखिएगा, टेल टेल के केस में इंटीरियर और हेड टेल के केस में एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मेजर करने का तरीका। बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। सबको क्लियर है? क्या करते हैं, आज ज्यादा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में नहीं जाते हैं बिकॉज वो स्टार्ट होकर के खत्म हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे काम करते हैं। आपको 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन देते हैं, आप वो बना लो और इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे आज का। ठीक है, देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हर केस में अभी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताना है। जल्दी से फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
अयो चारों का आंसर एक साथ दोगे तो बेटर रहेगा। सिंपल 4 वेक्टर्स इधर उधर प्लेस्ड है। सर फर्स्ट 90 डिग्री। अब एक काम करें ना, चारों सॉल्व कर ले एक साथ और चैट में डालें, सबको एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है? सिंपल है पहला तो। अमरजीत आपका एक गलत है, लास्ट वाला चेक कर लें एक बार। अस्मी आपका भी थोड़ा चेंज करें, गलत है। वैष्णवी नहीं, अब 2 लोग आंसर आया है। अबे बी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा इसलिए तो दिया है क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन अगर हम बना लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, कल से तो एडिशन देखेंगे। सब लोग अपना अटेम्प्ट कर चुके ऑलमोस्ट। स्टिल एक मिनट का टाइम लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। महिमा इस बार बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। शीतल थोड़ा सा गलती है उसमें, एटलीस्ट एक आंसर गलत है उसमें। आकाश सही है, जो आपने लिखा है बी के बारे में। आकाश बिल्कुल सही है, सब सही है, गुड। सलोनी बिल्कुल सही है, सब सही है, ठीक है, बढ़िया। तो क्यों ना एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है? कौन सा मेथड दिख रहा है? पहले केस में अपने को क्या दिख रहा है? टेल टेल मेथड है। और 90 डिग्री में क्या इंटीरियर क्या एक्सटीरियर, दिमाग ही नहीं लगाना। इस केस में सीधा सीधा कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री। कई लोग भावे जैसे आप बी क्वेश्चन में फंसे, क्योंकि आपको लगा कि आपने टेल टेल मेथड पढ़ा है, आपने हेड टेल पढ़ा, आपने हेड हेड मेथड नहीं पढ़ा। बट एक्चुअल में हेड हेड और टेल टेल में कोई फर्क नहीं है। जब हेड हेड और टेल टेल एक साथ आ जाए, उस केस में जनरली हम लोग इंटीरियर एंगल ही लेंगे, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? इंटीरियर कितना है? 60 डिग्री। क्लियर है भाभा? दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था, दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए कि हेड हेड और टेल टेल एक ही चीज होता है, तो दोनों कुछ अलग नहीं है जो दिमाग हम लगाएंगे। थर्ड वाला मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सिली क्वेश्चन था, ये यहां ना दे करके यहां दे दिया था। थोड़ा सा इसको पीछे घुमा देंगे, मूव कर देंगे, पीछे मूव कर देंगे, टेल टेल हो जाएगा, टेल और टेल। और टेल टेल होता है तो जनरली 2 वेक्टर के बीच में अपन इंटीरियर एंगल लेते हैं। क्लियर है? 2 वेक्टर के बीच में इंटीरियर एंगल लेते हैं। क्लियर है? पहला 2 3, चौथा क्वेश्चन भी काफी लोगों ने सही बताया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी क्या था? 60 था। फंसाने की कोशिश कहां की गई? 2 वेक्टर है ए और बी, और ये बहुत परेशान कर सकता है अगर नहीं आपको नहीं आता है तो 2 वेक्टर से अपन का ए और बी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ए और बी अपने 2 वेक्टर है तो ये हेड और टेल है। जब हेड और टेल की बात करते हैं तो सिंपल इंटीरियर एंगल तो नहीं ले सकते हैं। कौन सा एंगल लेंगे? एक्सटीरियर एंगल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना है इस केस में? 60। 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 100। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, 120 डिग्री। सबको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स क्लियर है क्या? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये अगर अपने को आता है तो अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कल हमारा पूरा का पूरा फोकस एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे रहेगा, ठीक है? बिकॉज अगर आज शुरू करते हैं तो फिर वो खत्म नहीं हो पाता, वो डेरिवेशन भी खत्म नहीं हो पाता, ठीक है? तो कल करेंगे हम लोग, ठीक है? मैं क्लास को भी एंड कर